हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव आज आपसे बात करूंगी बनियन के बारे में। बनियन, गोखरू या फिर पाँव की हड्डी बढ़ जाना, ये किसको होती है, क्यों होती है और उसकी होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि बनियन के लिए जनरली सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है कि भाई इस तरह से यहाँ हड्डी बढ़ती है तो उसकी ट्रीटमेंट एक ही है कि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको निकाल के वहाँ की हड्डी, लिगामेंट, टेंडन को इस तरह से जैसे पहले पोजीशन में थी वैसे जोड़ने की सर्जरी करानी पड़ेगी। पहले अच्छे से जो ग्रेट टो था वो अब डिस्प्लेस होके इस तरह से बन गया है, तो उसका शेप मेंटेन करने के लिए पहले जैसा बनाने के लिए सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, होम्योपैथी की मदद से ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, जो भाग बाहर आ गया, हड्डी बढ़ रही जो बोलते हैं, वो ठीक हो जाती है और जो पाँव है, जो ग्रेट टो है, वो पहले जैसा नॉर्मल बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं ये क्यों बनता है और किस किस को ये ज़्यादा होता है। तो जो अंगूठा होता है पाँव का, उसका जो जॉइंट होता है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि उसकी जगह खस जाती है। तो क्यों होती है कि कई बार जो शूज़ की साइज़ होती है वो हम प्रॉपर नहीं सिलेक्ट करते, यानी कि 6 नंबर का चाहिए हम 5 नंबर का ले लेते हैं। कई बार हमें अच्छे पसंद हो इसके लिए, या फिर हमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि जब भी कोई शूज़ हम सिलेक्ट करते हैं अपने पाँव के लिए तो कैसा करना चाहिए कि जब भी आप उसके अंदर पाँव रखो उसके बाद इस तरह से फेनिंग ऑफ द टो, यानी कि सारे के सारे जो उंगलियां होती है उसको आप इस तरह से वाइड अपार्ट कर सकते हो और उसके बावजूद यहाँ पर फ्रिक्शन ना होना चाहिए। इस तरह से शूज़ सिलेक्ट करना चाहिए जनरली। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें जो शूज़ पसंद आता है वो इस तरह से होता नहीं है, उसकी जो डिज़ाइन होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, आगे से इस तरह से नैरो होती जाती है। तो इस तरह से डिज़ाइन की शूज़ हम 2 या 3 साल तक जनरली पहन लेते हैं, एक ही डिज़ाइन की बार बार, जो इसमें फेनिंग ऑफ द टो नहीं होती। तो यहाँ बार बार प्रेशर आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो जॉइंट होता है उसके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और जो वो बरसा होता है वो पूरा इन्फ्लाम्ड हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्फ्लामेशन हो गया उसकी वजह से वहाँ पर जो टो है उसका जो बीच की गैप है वो बढ़ जाएगी, और बीच की गैप बढ़ने के क्या होगा कि जो दोनों की गैप है वो बढ़ जाएगी। तो जो टो की साइज जनरल इस तरह से होती है पाँव की, वो अब ये टो है वो दूसरी उंगली की तरफ मुड़ जाएगा और बीच में से यहाँ से जॉइंट बाहर आ जाएगा। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द जॉइंट बोलते हैं। और जनरली जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें हम बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई है। और हाँ, ये किस किस को ज़्यादा होता है, तो जैसे मैंने बताया वैसे इल फिटेड शूज़, यानी कि शूज़ की साइज़ प्रॉपर नहीं होती और लॉन्ग टर्म पर इस तरह से इल फिटेड शूज़ आप पहनेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है, यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होने की वजह से जो ग्रेट टो पर प्रेशर आता रहता है कॉन्स्टेंट, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और तीसरा है हेरिडिटरी, यदि आपके मम्मी पापा दादा दादी को ये होगा तो आपके होने को चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम है आर्थराइटिस, जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, जिसको जॉइंट में इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाता है या फिर जिसको यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ गया है बॉडी में ऑलरेडी, तो उसको ये बनियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम्स में जैसे मैंने बताया वैसे सबसे पहला सिम्टम्स है वहाँ पर जो जॉइंट होता है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो ग्रेट टो है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है और वो उंगली की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाती है, सीधा नहीं रहेगा, वो उंगली की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा। तो सबसे पहला ये सिम्टम्स है। दूसरा सिम्टम है पेन, वहाँ पर कांस्टेंट आपको पेन रहेगा चलने में, या फिर आप जब भी शूज़ बाहर जाएंगे तो शूज़ या चप्पल पहन के ही बाहर जाएंगे तो आपको वहाँ पर कांस्टेंट पेन होगा। और हाँ, पहले पहले वो पेन माइल्ड होगा, वहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि भाई कंफर्टेबल नहीं है, तो पहले ऐसा पेन होगा। फिर जब जब जैसे ये स्टेज बढ़ेगा वैसे वहाँ का लिगामेंट और बरसा में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, तो फिर वहाँ पर कांस्टेंट स्टिंगिंग टाइप का पेन होगा, थ्रोबिंग टाइप का पेन होगा कि भाई कुछ वहाँ चल रहा है कांस्टेंट। और जब वहाँ पर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, यानी कि वहाँ की नस दब गई है, यदि वहाँ पर जो जॉइंट इन्फ्लामेशन होगा, इन्लार्जमेंट हो गया, तो तब वहाँ पर ऐसा पेन होगा जैसे वहाँ पर कांस्टेंट कोई नीडल प्रिक कर रहा हो, कांस्टेंट अंदर कोई झटका जैसा लग रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट जैसा लग रहा हो, इस तरह सा पेन होगा यदि वहाँ पर नर्व इन्वॉल्वमेंट आपको हो गई है तो।
और ये बनियन होने के साथ साथ भी आप यदि कॉन्स्टेंट शूज़ पहनेंगे और वहाँ पर बनियन में भी फ्रिक्शन स्टार्ट रहेगा तो फिर वहाँ पर जो है स्किन बाहर आई हुई है वहाँ पर कैलस फॉर्म हो जाएगी, कोन फॉर्मेशन हो जाएगा। और यदि वहाँ पर कैलस फॉर्म होने के बाद भी इन्फ्लेमेशन और कांस्टेंट फ्रिक्शन रहेगा तो उसके बाद वहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा और उसमें पस फॉर्म भी हो सकता है। तो ये मैंने सारे स्टेजेस बता दिए कि इतना स्टेजेस आगे बढ़ सकता है यदि आपने ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं कराई तो। और जो ये अंगूठे की पोजीशन चेंज हो गई उसकी वजह से उसकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसकी फ्री मूवमेंट अब नहीं रही जो पहले थी। यदि इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो इसकी कॉन्स्टेंट जो पोजिशन है वो इस तरह से रहेगी। तो टो और फिंगर के बीच में जो स्पेस था वो अब रिड्यूस हो गया है, तो वहाँ पर भी कोन और कैलस फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतने सारे साइन एंड सिम्टम्स है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे सर्जरी एक ऑप्शन बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसको स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी होम रेमेडीज़ यानी कि एक्स्ट्रा केयर करके भी आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं और साथ में ही होम्योपैथी मेडिसिन भी लेना, तो ये बिना सर्जरी के चला जाएगा और टो की साइज जो पहले थी, उसकी पोजीशन जो पहले थी वैसी नेचुरल बन जाएगी। तो पहले बात करती हूँ आप अपने आप से कैसे एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं। थोड़ी सी होम रेमेडीज़ अप्लाई करनी है, रेमेडीज़ नहीं लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर आपको क्या करनी है। तो उसमें सबसे पहले आती है शूज सिलेक्शन। ये जनरली फीमेल को ज़्यादा होती है मेल के कंपेयर में, क्योंकि यदि आप फीमेल के शूज़ की या चप्पल की डिज़ाइन देखेंगे तो आगे इसकी तरफ से नेरो ज़्यादा होगी और उसकी हाई हील्स होती है। तो पाँव का जो होती है पूरी इस तरह से जब चलती है वो फीमेल तो पाँव की जो शेप होती है वो इस तरह से हो जाती है, तो उसको बनियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप शूज़ या चप्पल सिलेक्ट करो तो इस तरह से सिलेक्ट करो कि फेनिंग ऑफ द टो आप कर सके। इंसर्ट करने के बाद इस तरह से आपके टो होने चाहिए और आसपास भी ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, इस तरह से आपको अपने शूज़ सिलेक्ट करने हैं। और कांस्टेंट आपको पूरा दिन ऑफिस में शूज़ पहन के बैठना पड़ता है या शूज़ या चप्पल पहन के ज़्यादा चलना पड़ता है, तो शू इंसर्ट आते हैं बाज़ार में या फिर जेल फील्ड पैड्स आते हैं, वो आप वहाँ पर रख सकते हैं ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो। और ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा और आपकी जो स्किन की कॉन्टेक्ट कम होगी तो उसके बाद ये बनियन के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है वेट, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ने देना है। यदि आपको कांस्टेंट चलना है या खड़ा रहना है या फिर आपके पाँव पर प्रेशर ज़्यादा है, इस तरह से आपकी जॉब है, तो आपको किस तरह से वेट मेंटेन करना होगा। वेट यदि ज़्यादा बढ़ेगा तो टो पर प्रेशर ज़्यादा आएगा और उसकी वजह से बनियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है। लेकिन अभी बनियन बन गया है, डेवलप हो गया है, तो क्या करना है। तो उसके लिए 3 ऑप्शन है। सबसे पहला सर्जरी जो हमें नहीं करवानी, दूसरा है होम्योपैथी मेडिसिन और तीसरा है बनियन स्प्लिंट। तो जो बनियन स्प्लिंट है वो बाजार में मिलती है, लेकिन वो किसी सर्जन से कंसल्ट करने के बाद ही आप पहनना, प्रॉपर वे उसके पास सीख लेना, उसको गाइडेंस ले लेना कि भाई बनियन स्प्लिंट रात में पहनते हो जनरली, वो कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितनी देर तक यूज़ करना है। तो बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन है सिलिसिया। सिलिसिया 1 ml 1 डोज वीकली, यानी कि हर संडे सुबह 2 ड्रॉप सिलिसिया 1 ml के ले लेने हैं। लेकिन यदि आप सिलिसिया ले रहे हैं तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपको पास्ट में टीबी हुई है, ट्यूबरक्लोसिस, चाहे वो बोन का, लंग का, पूरी बॉडी में कहीं भी ट्यूबरक्लोसिस हुई है तो आपको सिलिसिया नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ है यदि आपके हार्ट के साथ पेसमेकर फिट किया गया हो तो आपको ये सिलिसिया नहीं लेनी है। और तीसरी चीज़ है यदि आपको पास्ट में कोई फ्रैक्चर हुआ है तो आपको वहाँ पर जो हड्डी के बीच में प्लेट फिट की गई होती है, तो इस तरह से प्लेट फिट हुई है तो भी आपको ये सिलिसिया नहीं लेनी है। और ये सिलिसिया की 3 चीज़ें ध्यान में रखिए। इसके अलावा आप में कोई भी फॉल्ट ना हो, इस तरह से बाहर की कोई चीज़ आपके अंदर फिट ना की गई हो तो आप सिलिसिया ले सकते हैं। तो सिलिसिया बेस्ट मेडिसिन है बनियन के लिए, वो आपको हर संडे सुबह 2 ड्रॉप्स ले लेनी है सिलिसिया 1 ml के। दूसरी मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तब काम आती है जब वहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहाँ पर जो जॉइंट है वो बाहर आने के साथ साथ वहाँ पर रेडनेस है और पूरा आपको कांस्टेंट पेन हो रहा होगा, और ऐसा पेन कि जो रात में सोने भी ना दे। अब यदि बनियन को टच करेंगे तो वो गर्म होगा, वहाँ पर हॉट सेंसेशन आएंगे। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के टाइम पे बेंजोइक एसिड लेनी है। बेंजोइक एसिड 30 2 ड्रॉप्स दिन में 4 बार। तीसरी मेडिसिन है हेक्ला लावा। हेक्ला लावा 200 2 ड्रॉप्स दिन में
3 बार। तो हेक्ला लावा कब काम आएगी? यदि आपको क्रोनिसिटी है, ये बनियन की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पर नोड्यूल डेवलप हो गया है, तो ये हेक्ला लावा लेने से क्या होगा, धीरे धीरे ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन हो गया है वहाँ पर जो बनियन फॉर्मेशन वो कम होता जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है यानी कि जो टो की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, वो फिर से नेचुरल पोजीशन में आ जाएगी। तो हेक्ला लावा 200 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले लेने हैं। यदि वहाँ पर साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बनियन की तो नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा, यानी कि उसके आसपास की जो नर्व होगी वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर आता होगा और उसकी वजह से कांस्टेंट नीडल लाइक पेन हो रहा होगा। तो इस तरह से नीडल लाइक पेन हो रहा है, नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गई है, वहाँ पर झंझनाहट बचती है, पूरे दिन वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन सोल में रहता है। यदि इस तरह से पेन रहता है तो आपको लेनी है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 1 ml 2 ड्रॉप्स डेली सुबह। तो इस तरह से हाइपेरिकम लेने से जो सोल की बर्निंग है, जो नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन चला जाएगा और नीडल लाइक पेन में भी रिलीफ मिलेगी। और यदि मैंने जैसे बताया था कि जो ये डिस्प्लेसमेंट साइज की हो जाएगी टो की, तो वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वहाँ पर कोन और कैलस डेवलपमेंट हो सकता है। तो यदि वो कोन और कैलस डेवलपमेंट हो गया है तो आपको मेडिसिन लेनी है थूजा। थूजा 1 ml 2 ड्रॉप्स डेली सुबह 1 बार। थूजा 1 ml 2 ड्रॉप्स डेली सुबह 1 बार यदि आपको बनियन में केलस और कोन फॉर्मेशन हो जाता है तो। और जो आर्थराइटिस के पेशेंट है, यानी कि जिसको आर्थराइटिस की कंप्लेन है, जॉइंट पेन रहता है उसके नी में, एल्बो में, हाथों में, तो जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसके साथ साथ बनियन डेवलप हुआ है, तो आर्थराइटिस बनियन दोनों साथ में हो तो उसमें बेस्ट रिजल्ट देती है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब 200 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। तो वो बनियन तो ठीक करेगी, साथ साथ में आपकी आर्थराइटिस की कंप्लेन, दूसरे जॉइंट में भी जो कंप्लेन है वो भी ठीक करेगी और पूरे जॉइंट ओवरऑल बॉडी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आपको आर्थराइटिस के साथ साथ बनियन डेवलप हुआ है तो लेनी है कलकेरिया कार्ब 200 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको ये सारी मेडिसिन में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई मुझे ये है 2-3 चीज़ें साथ में है तो मैं कौन सी मेडिसिन सिलेक्ट करूँ, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी, आप वहाँ पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आपकी स्पेसिफिक मेडिसिन में सिलेक्ट करके आपको प्रिस्क्रिप्शन सेंड करूँगी, तो अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले। और हाँ फ्रेंड्स, आपको और कोई भी कंप्लेन हो तो मुझे कमेंट में लिख भेजिए, और कोई वीडियो आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट में सजेस्ट करना ना भूलेगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे नए वीडियो आपके लिए फ्री में आते रहेंगे और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए जो बेल आइकॉन है वो प्रेस कर दीजिएगा। और आप किसी ऐसे लोग को जानते हो जिसको बनियन की तकलीफ है तो उसको वीडियो सेंड कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।